हेलो एवरीवन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा आईटी सिस्टम का कुछ एमसीक्यू है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है एसपीटी 2018 का एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। ये भी 2018 में पूछा गया है। इसके बाद 2019 में पूछा गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम 20 के अराउंड जो हमारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम करवाने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तब ये जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसको आप लोग कम से कम अच्छे तरीके से दिख करके चले जाइएगा, ताकि एग्जाम में अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछे, इसके आसपास से भी जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे, ठीक है, इससे रिलेटेड, तब उसको आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तब यहाँ पे जो भी हमारा ये जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है इसमें, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन इंटरनेट। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन इंटरनेट। ठीक है, कि इसमें से कौन सा ऐसा हमारा जो प्रोटोकॉल है वो इंटरनेट में यूज नहीं होता है। ठीक है, तब यहाँ पे जो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, वो क्या है हमारा HTTP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया भी था। ठीक है, कि HTTP जो है उसका हमारा फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तब एक बात बताइए, आप लोग जब कुछ भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं इंटरनेट पे, या तो आप अपने लैपटॉप के थ्रू, या फिर अपने स्मार्टफोन के थ्रू, या फिर अपने टैबलेट के थ्रू, ठीक है, तब जब भी सर्च करते हैं, ठीक है, तब एड्रेस बार में जो सबसे पहले लिख करके आता है वो क्या हमारा आता है? HTTP। अगर आपका वो साइट सिक्योर नहीं है तब HTTP आएगा। ठीक है, अगर आप जिस वेबसाइट पे विजिट किए हैं वो वेबसाइट अगर सिक्योर है, ठीक है, तो उसमें HTTPS करके आएगा, यानी कि S फॉर सिक्योर। ठीक है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं इंटरनेट में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो क्या है? DNS। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तब DNS के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो भी ह्यूमन है, ठीक है, जो भी ह्यूमन है वो नंबर को ये रिमेम्बर रखने के मुकाबले जो भी नेम है उसको आसानी से याद करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आपके 10 फ्रेंड है, ठीक है, उनका 10 मोबाइल नंबर है। ठीक है, तब उन 10 मोबाइल नंबर को आप याद नहीं रख पाइएगा, लेकिन क्या, जो उसका जो 10 फ्रेंड का जो आपका नाम है उसको आप याद रख पाइएगा। ठीक है, तब ये जो हमारा DNS है वो क्या करता है? हमारा कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, उसका एक नाम होता है, ठीक है, एक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को, ठीक है, ये जो DNS है वो IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। दैट मीन्स कि सिंपली अगर हम बोले, जो ये हमारा DNS है, जो ये हमारा डोमेन नेम सिस्टम है, इसका काम क्या होता है? तब कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट के एड्रेस से वो उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। IP एड्रेस जो हमारा होता है कुछ इस तरीके का होता है। मान लिया जाए कि कोई भी हमारा वेबसाइट है, उसका IP एड्रेस क्या है? 192.168.0.51। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा IP एड्रेस होता है, और जो भी हमारा डिवाइस है उसका भी अपना एक सेपरेट IP एड्रेस होता है। ठीक है, तब ये हमारा क्या हो गया? मान लीजिए कि किसी एक हमारा वेबसाइट का ये हमारा क्या है? IP एड्रेस है। ठीक है, और इस वेबसाइट का हमारा नाम क्या है? आलोक रंजन CACE1। ठीक है, तब ऐसा ऐसा आप लोग को अगर 10 वेबसाइट दे दिया जाए कि आप लोग इसका नंबर याद कर लीजिए, तब याद रख पाइएगा नहीं, लेकिन आप लोग को जो है कि 10 वेबसाइट का ऐसे नाम याद होगा, जैसे में सरकारी रिजल्ट .com, SBT बिहार, ठीक है, और भी बहुत सारा वेबसाइट। ठीक है, लेकिन आपका ये जो नंबर है, ये जो IP एड्रेस है, इसको आप रिमेंबर नहीं रख पाइएगा। ठीक है, तब ये जो हमारा DNS है ये क्या करता है? उस नेम से, उस वेबसाइट के नेम से ये इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि इसका जो सिंपली काम है वो क्या है? कन्वर्जन। वो नेम से क्या करेगा? IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा DNS भी कहीं ना कहीं हमारा काम करता है इंटरनेट में। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तब इसका जो जनरली क्या होता है ना, होस्ट मतलब सिंपली समझ लीजिए कि होस्ट मतलब हमारा एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, तब ये जो DHCP का काम क्या होता है कि कोई भी हमारे पास होस्ट है, कोई भी कंप्यूटर है, उसको डायनेमिक IP एड्रेस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इसको इंटरनेट में जनरली यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तब इसलिए इसका जो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? DHCP, यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का यूज हम लोग इंटरनेट में जनरली नहीं करते हैं, लेकिन ये जो HTTP है, DNS है, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए सेकंड नंबर पे।
जो हमारा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें देखिएगा IPv6, ठीक है, कि आईपी वर्जन 6 जो एड्रेस होता है, ठीक है, उसका साइज क्या होता है। तब आईपी वर्जन 6 आने से पहले हमारे पास क्या आया था, आईपी वर्जन 4 आया था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका साइज क्या था हमारे पास 32 बिट का था, ठीक है। यानी कि आईपी वर्जन जो 4 था हमारा, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 वर्जन, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो हमारा 4 था, उसका साइज था हमारा 32 बिट, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारा क्या आया, IPv6 आया, ठीक है। तब उसका जो साइज था हमारा IPv6 का वो क्या था, 128 बिट, ठीक है। तब यहाँ पे आंसर हम देखेंगे कि हमारा बाइट्स में आंसर दिया गया है, ठीक है। तब इस 128 बिट को हम बाइट्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो हमारा राइट आंसर वो आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी 16 बाइट्स। यानी कि एक बाइट में मैंने आप लोग को बताया था कि कितना बीट होता है, 8 बीट, एक बाइट इज इक्वल टू 8 बीट। ये जो मेमोरी यूनिट जो है उसमें मैंने आप लोग को बताया था और पीडीएफ में भी दिया गया है, ठीक है, कि एक बीट में कितना बाइट होता है, ये सारा का सारा 8 बीट में कितना बाइट होता है, ठीक है। तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो 8 बीट यानी कि 8 बीट बराबर हमारा 1 बाइट होता है, ठीक है। और इस 128 बीट को हम कन्वर्ट करेंगे बाइट में, तब इसका जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 16, ठीक है। तब यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान देना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तब उसमें देखना है कि बाइट में पूछ रहा है या फिर बीट में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, थर्ड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमारा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर, ठीक है, कि जो भी बेसिक ऑपरेशन जो हमारा एक कंप्यूटर के द्वारा जनरली परफॉर्म किया जाता है वो क्या क्या होता है, ठीक है। तब फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमारा क्या है, अर्थमेटिक। तब आप लोग को पता है कि जो भी हमारा कंप्यूटर है वो अर्थमेटिक टाइप का ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता ही करता है, ठीक है। लॉजिकल टाइप का भी जो ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म करता है। एक हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का उसका नाम ही होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तब जो हमारा ALU होता है वो अर्थमेटिक के साथ साथ जो भी हमारा लॉजिकल टाइप का जो ऑपरेशन होता है उसको भी परफॉर्म करने का काम करता है, एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया गया है वो क्या है, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ठीक है। यानी कि स्टोरेज से रिलेटेड अगर कोई ऑपरेशन है उसको कंप्यूटर परफॉर्म करता है या फिर नहीं करता है। तब बताइए, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं तो वो क्या, स्टोरेज से रिलेटेड जो भी काम है वो भी आपका कंप्यूटर कर दे रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि हमारा जो भी कंप्यूटर है वो क्या करता है, हमारा जो भी कंप्यूटर है वो ये अर्थमेटिक टाइप का भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल टाइप का भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और साथ ही साथ जो भी हमारा स्टोरेज से रिलेटेड जो भी काम है वो भी परफॉर्म करता है। दैट मीन्स कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ऑप्शन, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या दिया गया है, वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, कि एक बार आप सुटेबल प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर में लोड कर दिए और जो भी रिक्वायर्ड डेटा है यानी कि कंप्यूटर को जिस भी डेटा का रिक्वायरमेंट है एक बार आप उसको प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद कोई भी ह्यूमन हस्तक्षेप यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि ह्यूमन उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, यानी कि ह्यूमन का एकदम से जरूरत नहीं है, तब ये जो फीचर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बार जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्या किए, सुटेबल प्रोग्राम दे दिए, उसमें लोड कर दिए जो भी हमारा प्रोग्राम है, और उससे रिलेटेड उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी डेटा है, ठीक है, उसको भी हम प्रोवाइड कर दिए कंप्यूटर को, ठीक है। तब इसके बाद हमारा क्या होता है कि कोई भी हमारा उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। तब ये जो हमारा फीचर होता है, ठीक है, इस फीचर को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तब इस फीचर जो का जो नाम है हमारा वो क्या है, ऑटोमेटिक। यानी कि एक बार जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्या किए, ये जो भी डेटा का रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, और जो भी सुटेबल प्रोग्राम है वो आप अपने कंप्यूटर को दे दिए, तो उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वर्क परफॉर्म करेगा, उसमें उसके बाद जो है आपका कोई भी ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्यूरेसी जो टर्म है हमारा, इसका मतलब होता है कि एक्यूरेट मैनर में जो भी काम आप उसको दे रहे हैं वो परफॉर्म करवाना। रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है। वर्सटिलिटी का मतलब होता है क्या, कि जो भी आपका कंप्यूटर है वो अलग अलग क्या, जो भी आपका कंप्यूटर है वो अलग अलग वैरायटी का जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्सटिलिटी,
ठीक है, तभी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सैलिटी इसका आंसर नहीं होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई भी जरूरत नहीं हो, ठीक है, तभी इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या, ऑटोमेटिक। दैट मीन्स कि एक बार आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को उसमें प्रोग्राम लोड कर दीजिएगा और जो भी उससे रिलेटेड डेटा है वो दे दीजिएगा, उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वर्क परफॉर्म करेगा, काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, रैम इज, जो भी हमारा रैम है वो क्या है, रैम क्या है हमारा, बताइए। जो भी हमारा रैम क्या है वो हमारा है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फटाक से आंसर मारिए। ठीक है, रैम क्या है हमारा, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नजर आ रहा होगा क्या, मॉनिटर। ठीक है, तब ये जो हमारा मॉनिटर है क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट देने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7 पे हम लोग आते हैं। क्या बोल रहा है, ईपीरोम। ठीक है, ईपीरोम। ठीक है, ई फोर क्या होता है, इरेजेबल। ठीक है, ई फोर क्या बताए थे आप लोग को, इरेजेबल। पी फोर प्रोग्रामेबल, और आर फोर रोम तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल। ठीक है, तब ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पे डबल ईपी रहता, ठीक है, यहाँ पे एक और ईपी ई रहता, ठीक है, डबल ई रहता, तो उसका जो फुल फॉर्म क्या हो जाता हमारा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा एक ही ई है, एक सिंगल ई दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तब इसका जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तब इसका हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है इसमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि अगर डबल ई रहता है तो उसका हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन यहाँ पे हमारा सिंगल ही है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो इस तरह का जो क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रख करके ऑप्शन को सही तरीके से पढ़ करके टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आए बस देखे ई फॉर इलेक्ट्रिकली मार के आ गए। ठीक है, तो फिर उसके इसमें आपका जो आंसर है गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है हमारा, जो भी हमारा हार्ड डिस्क है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी तो है नहीं, एक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तब एक बात मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। क्या बताता हूँ, कि जो भी हमारा एक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी मेमोरी। दैट मीन्स कि सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज एक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, तब यहाँ पे जो हमारा हार्ड डिस्क है वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, और उस सेकेंडरी मेमोरी को हम किसके नाम से जानते हैं, एक्सिलरी मेमोरी के नाम से। तब इसका जो यहाँ पे आंसर, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट। ठीक है, जो भी हमारा हाइबरनेट है उसका मीनिंग क्या है विंडोज एक्सपी में। ठीक है, हाइबरनेट का मतलब जनरली क्या होता है, कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज कर रहे हैं उसका। ठीक है, उसमें ढेर सारा एप्लीकेशन को आप क्या किए, ओपन करके रन करवा रहे हैं। ठीक है, और बिना उस एप्लीकेशन को, बिना उस रनिंग एप्लीकेशन को क्लोज किए आप क्या कर दिए, अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर दिए। ठीक है, तब वो आपका क्या कहलाता है, हाइबरनेट। दैट मीन्स कि आप गूगल क्रोम को ओपन किए हुए हैं। ठीक है, फाइल, जो भी आपका फाइल एक्सप्लोरर है उसको ओपन किए हुए हैं। ठीक है, आप एमएस वर्ड रन करवा रहे हैं, पावर पॉइंट रन करवा रहे हैं, ओबीएस रन करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी मतलब कि अलग अलग सॉफ्टवेयर है उसको आप रन करवा रहे हैं। ठीक है, और उसको बिना क्लोज किए आप क्या किए, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर दिए, यानी कि बंद कर दिए। तो ये जो टर्म है आपका क्या कहलाता है, हाइबरनेट। ठीक है, तब ऑप्शन में एक एक करके देखिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। तो यहाँ पे रीस्टार्ट करने का तो कोई बात ही नहीं है, हाइबरनेट अगर दिया गया है तब ये भी रीस्टार्ट है, रीस्टार्ट है, ये ऑप्शन दोनों हमारा ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दीजिए विदाउट क्लोजिंग, यानी कि जो भी आपका रनिंग एप्लीकेशन है उसको बिना बंद किए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या बोल रहा था, कि शट डाउन द कंप्यूटर टर्मिनेट। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी रनिंग प्रोग्राम है उसको टर्मिनेट कर दे रहा है, यानी कि रोक दे रहा है, यानी कि उसको क्लोज कर दे रहा है। ये तो हमारा होगा नहीं। इसका कंसेप्ट आप लोग क्या बताया, हाइबरनेट का मतलब कि जो भी आपका प्रोग्राम रन कर रहा है उसको बिना बंद किए, विदाउट क्लोजिंग,
ठीक है, विदाउट क्लोजिंग आप क्या किया, आपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर दिए, तब ये जो आप हमारा कंसेप्ट है क्या कहलाता है, फाइबर नेट। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या बोल रहा है, विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो, ठीक है, यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। ठीक है, तब बताइए टाइटल बार हमारा कौन सा होता है, सबसे ऊपर का जो हमारा सेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट का नेम दिखता है। ठीक है, तब वो हमारा क्या होता है, टाइटल बार। और टाइटल बार के जस्ट नीचे बोल रहा है कि उसके बिलो, ठीक है, उसके नीचे हमारा जो ये जो बार होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, जो भी आपका मेन्यू बार है, फॉर एग्जांपल फाइल, ठीक है, इंसर्ट, डिजाइन, और भी जो पेज लेआउट, जो भी अलग अलग मेन्यू बार है, ठीक है, वो आपका जो भी आपका टाइटल बार है उसके जस्ट नीचे रहता है। ठीक है, तब इसका यहाँ पे आंसर, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेन्यू बार। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या बोल रहा था, दैट प्रोवाइड, दैट प्रोवाइड कैटेगराइज ऑप्शन। तो कैटेगराइज ऑप्शन प्रोवाइड करने का मतलब कि जैसे में आपका मेन्यू कौन कौन सा हो गया, फाइल मेन्यू हो गया, इंसर्ट मेन्यू हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, डिजाइन हो गया। अब जैसे ही आप फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो उसमें अलग अलग कैटेगरी का ऑप्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ये सारा ऑप्शन होता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जो कि प्रोवाइड करता है कैटेगराइज ऑप्शन। ठीक है, कि उस कैटेगरी में जो जो भी ऑप्शन पॉसिबल है वो उसमें दिया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। ठीक है, इसके बाद देखिए जो भी हमारा यहाँ पे 11th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर फॉर इंप्लीमेंटिंग क्लाइंट सर्वर मेथड। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मेथड, ठीक है, कि इसमें से कौन सा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्लाइंट सर्वर मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए सुटेबल है, यानी कि बेहतर है। ठीक है, तब इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विंडोज 2000। ठीक है, कि विंडो 2000 को आप क्लाइंट सर्वर मेथड के लिए, क्लाइंट सर्वर इंप्लीमेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस विंडो का यूज कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ये 12th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ शुड बी द एक्सटेंशन ऑफ एम एस ऑफिस 2007 पावर पॉइंट। ठीक है, कि जो भी आपका एम एस ऑफिस 2007 पावर पॉइंट है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तब जो भी आपका पावर पॉइंट है उसका एक्सटेंशन मैंने जैसे कि आप लोग को बताया है क्या होता है, डॉट पीपीटी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉट पीपीटी। ठीक है, इसके बाद ये फुल फॉर्म दिया गया है क्या है, वैन स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो वैन स्टैंड्स फॉर देखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क दिया गया है, वायरलेस एरिया नेटवर्क दिया गया है, वेब एरिया नेटवर्क, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे है क्या, इज ए ब्राउजर। ठीक है, कि नीचे दिया गया जो ऑप्शन है हमारा उसमें से कौन सा एक ब्राउजर है, तो यूसी ब्राउजर जो है आप लोग यूज किए होंगे अपने स्मार्टफोन में। ठीक है, या फिर पीसी में भी होता है हमारा। ठीक है, यूसी ब्राउजर आज से पहले यूज होता था, 4-5 साल पहले। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, मोजिला फायरफॉक्स है, इसके बाद हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा क्या है, मोजिला फायरफॉक्स भी हमारा एक तरह का ब्राउजर ही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी जो है आप लोग को जैसा कि पता है कि हमारा एक तरह का क्या है, ब्राउजर ही है, और साथ ही साथ जो भी हमारा ये यूसी है, ठीक है, एक तरह का ब्राउजर ही है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एभव। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एभव, यानी कि हमारा यूसी भी जो भी है एक तरह का ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी है यह भी हमारा ब्राउजर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या कह रहा है, www स्टैंड फॉर। ठीक है, जो भी हमारा www है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया देखिएगा, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब, तो ये तो होगा नहीं हमारा, वेब वाइड वर्ल्ड ये भी नहीं होगा। देखिए उलट पुलट करके ऑप्शन दे रहा है तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो www का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तब इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आप लोग को पूछ दे, क्या पूछ दे कि ये जो हमारा है 3 W ना दे करके 4 गो W दे दे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ जैसे कि 3 W है तो उसका तो फुल फॉर्म आप लोग को बता दिए, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर ये भी पूछ दे सकता है
कि जो भी आपका 4W यानी कि 4 टाइम्स 4 को W दे देगा, उसका फुल फॉर्म पूछेगा। तब कुछ नहीं करना है, जो आपका ये जो यहाँ पे जो लास्ट वाला W दिख रहा है, इसका हमारा जो फुल फॉर्म ये एक्सटेंस ये जो फुल फॉर्म होता है, जो एब्रिविएशन होता है, वो क्या होता है, वॉर्म होता है। ठीक है, तब वर्ल्ड वाइड वेब के बाद जस्ट आप वॉर्म लगा दीजिएगा, तब वो आपका किसका फुल फॉर्म हो जाएगा, 4 को W, यानी कि WWWW का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन्स ऑन ए कंप्यूटर आफ्टर बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, कि कौन सा ऐसा जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जो बूटिंग प्रोसेस होने के बाद हमारे कंप्यूटर पे क्या करता है, रन करता है। ठीक है, तब इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्या किए, ओपन किए, ठीक है, तब ओपन करने के बाद जो है, ठीक है, ओपन करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम रन करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, वो आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तब यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तब आप लोग बोलिएगा कि सर ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, तब इसका आंसर हम एक क्यों टिक आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आपका जो है बहुत सारे ऐसे सिस्टम प्रोग्राम्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर। फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, लिंकर हो गया, लोडर हो गया, ये सारा का सारा हमारा क्या है, सिस्टम प्रोग्राम्स ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, तब बताइए क्या आपका लिंकर, लोडर, असेंबलर, कंपाइलर ये सब रन करता है बूटिंग प्रोसेस होने के बाद? नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो सिंगल आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि रन करता है बूटिंग प्रोसेस होने के बाद। इसलिए यहाँ पे जो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 17 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या कह रहा है, शॉर्टकट की टू सेव ए स्प्रेडशीट। यानी कि एक स्प्रेडशीट आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या किए हैं, ओपन किए हैं, उसमें आप कुछ भी डेटा इंसर्ट किए हैं, ठीक है, आप उसको सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तब बताइए इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को भी सेव करना चाहते हैं तब कंट्रोल प्लस एस के हेल्प से आप सेव उसको करना चाहते हैं, कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो भी आप स्प्रेडशीट, जो भी वर्कशीट है आपका, ठीक है, उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं परमानेंट मैनर में, तब कंट्रोल प्लस एस के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हमारा जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो। ठीक है, कि कौन सा ऐसा जो फाइल फॉर्मेट है उसको आप ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट शो में। ठीक है, पावर पॉइंट शो में। ठीक है, तो बताइए कोई भी इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आप अपने पावर पॉइंट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि हम अपना फोटो लगाएं, ठीक है, उसको आप इजीली ऐड कर सकते हैं। कोई भी GIV या फिर GIF फॉर्मेट का जो पिक्चर होता है, जो मोशन पिक्चर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद .WAV, ठीक है, .WAV इसको भी जो है आप इजिली क्या कर सकते हैं, अपने ये जो पावर पॉइंट का शो है, प्रेजेंटेशन है, उसमें ऐड कर सकते हैं। WAV में हमारा जनरली जो क्लिप्स होता है वीडियो का वो होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका इसमें हम क्या, जो भी हमारा इमेज है JPG फॉर्मेट में उसको भी ऐड कर सकते हैं, जो भी GIF जो मोशन पिक्चर है उसको भी ऐड कर सकते हैं, और जो भी हमारा वीडियोज है, वीडियो का जो क्लिप्स है वो WAV फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट इंटर्ड करेक्टली। ठीक है, कि नीचे दिया गया जो फॉर्मूला है वो करेक्टली इंटर्ड नहीं है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो सही इंटर नहीं किया गया है। ठीक है, तब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू 10+50, यानी कि जो भी आपका ए है उसको आप क्या कर रहे हैं, 10+50 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, इक्वल टू B7 आपका सेल रेंज दिया गया है, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है B1 सेल से। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू जो B6 है उसको आप 14 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कोई भी सेल का नेम, कोई भी सेल का नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया है, कोई भी सेल रेंज, सेल एड्रेस कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, सिर्फ दिया गया है क्या, 10+15। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या बोल रहा था,
क्वेश्चन में हमारा बोल रहा था कि कौन सा ऐसा जो फॉर्मूला है वो सही इंटर नहीं किया गया है, तो सही इंटर ये जो है हमारा नहीं किया गया है, इसमें कुछ सेल एड्रेस सेल रेंज होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा था, नॉट। ठीक है, यहाँ पे नॉट बोल रहा था ना, इसलिए इसका जो आंसर है हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 20 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ए वर्कशीट कैन हैव, ठीक है, ए वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रो। ठीक है, कि एक वर्कशीट के अंदर हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना होता है। ठीक है, तब इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 65,536। ठीक है, यहाँ पे 35 लिखा गया था लेकिन मैंने उसको करेक्ट किया है, उसको सुधारा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्या, 65,536। ठीक है, तब इसका ये जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो रो हो गया हमारे पास। अगर पूछेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना होता है तब तो आप लोग इजीली टिक आउट कर दीजिएगा 65,536। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे कि एक वर्कशीट के अंदर हमारा कितना कॉलम्स होता है, ठीक है, तो उसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 256। उसका जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 256। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोग को लिख दिया है कि एक वर्कशीट के अंदर अगर नंबर ऑफ कॉलम पूछा जाए तो वो हमारा 256 हो जाएगा, लेकिन अगर एक वर्कशीट के अंदर नंबर ऑफ रो पूछ रहा है तो वो हमारा कितना होगा, 65,536। ठीक है, तो इतना, ये जो 20 ऑब्जेक्टिव है इसका जो भी पीडीएफ है मैं आप लोग का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगा। ठीक है, और इसको ना आप लोग एक से दो बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको, उसका जो भी ऑप्शन है पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिएगा, और जो भी ऑप्शन है ठीक है उसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, उसको अच्छे तरीके से रीड करके ना टिक आउट करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि चार चार ऑप्शन में दो ऑप्शन लगता है कि बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे क्या हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ना इसको इलेक्ट्रिकली टिक आउट करके आ जाएंगे, लेकिन इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तब इस तरह का जो भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा ऑप्शन ध्यान से, उसके बाद ही टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं आप लोग को करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।